एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टीचिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात करता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं और टीचिंग एग्जाम या टीचिंग के बारे में जब भी बात करते हो तो इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं हम। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बात करने वाले ये भी देख लेते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहता है, क्या कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, उसके कौन सा आर्टिकल क्या कहता है उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ जो है ये क्या कहता है, कैसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन या एजुकेशनल रिलेटेड है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना जरूरी हो जाता है। वैसे तो सारे हम पढ़ नहीं पाते हैं या याद नहीं रख पाते, लेकिन इसमें से जो भी पॉइंट मैं आपको देने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से आप लोग करना, पढ़ना और समझना, याद भी करने की जरूरत होगी। ये कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो टीचिंग के जितने सारे एग्जाम है, वैसे तो ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टीचिंग एग्जाम ऑलमोस्ट सीटेट हो गया, आपका डी ट्रिपल एस भी हो गया, इसमें से क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन आप बीएड में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बीएड डीएलएड में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का टर्म मिल चुका होता है। तो ये कहाँ, ये किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बताया गया है, क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 21A आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 120A के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आर्टिकल 21A क्या कहता है? The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. सीटेट के डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है कि कितने इयर्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट एजुकेशन देगी। तो 6 टू 14 ईयर्स कितना है? 6 टू 14 ईयर्स, सॉरी 16 नहीं है भाई, 6 टू 14 ईयर्स है। 6 टू 14 ईयर्स तक के बच्चों को क्या मिलता है? फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलता है। आर्टिकल 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो एसटी एससी जो आप कहते हो वो, एंड वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस जो है, उसके लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 46 में। ये फ्री एजुकेशन की बात कौन करता है? 21। और 46 क्या कहता है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन एससी एसटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन लोगों को कुछ छूट दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए। The Constitution directs every state to provide equal facilities for instruction in the mother tongue at primary stage of education to children belonging to linguistic minority group. Linguistic minority group को जो इस आर्टिकल के कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य या एवरी स्टेट जो भी है वो अपने यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज है, यहाँ वहाँ के जो मदर टंग है उस पे उसको बढ़ावा दी जाए। वहाँ के लैंग्वेज में, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में बच्चों की पढ़ाई हो। कौन से लेवल तक में? प्राइमरी लेवल तक में। कौन सा आर्टिकल कहता है? 350A कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है या किस आर्टिकल में इसकी व्याख्या मिलती है? तो 350A में इसकी व्याख्या मिलती है। यानी कि संविधान प्रत्येक राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को से संबंधित बच्चों के शिक्षा के प्राथमिक चरण को मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करे। यानी कि अगर बच्चा भोजपुरी रीजन से आता है तो उसके स्कूल में जो प्राइमरी लेवल तक की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उस भोजपुरी लैंग्वेज में हो। बच्चा अगर पंजाब रीजन से आता है, पंजाबी लैंग्वेज है उसकी, तो बच्चे की जो प्राइमरी स्टेज की शिक्षा है, प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन है, वो कौन सी लैंग्वेज में हो? वो उसकी मातृभाषा में हो। वो कौन सी लैंग्वेज हो उसकी? वो उसके मातृभाषा में हो।
आर्टिकल 29 of Indian Constitution provide cultural and educational right to the minorities. जो आर्टिकल 29 और 30 है, ये माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों को क्या देता है? अल्पसंख्यकों को उसके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 29 और 30 क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अल्पसंख्यकों को कौन सा आर्टिकल उसके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को प्रदान करता है? तो आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29(1) सेज दैट, देखो 29, अब 29(1) क्या कहता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in the territory of India or any part of thereof having a distinct language, script or culture of its own shall be right to conserve the same. It further says that no citizen shall be denied admission into any educational institute maintained by the state or received out of state funds on ground of religion, race, caste, language or any of them. यानी कि अनुच्छेद 29A कहता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी खंड या कोई क्षेत्र जिसकी आपकी आंचलिक भाषा यानी कि वहाँ की जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, लिपि, सांस्कृतिक जो भी उनका कल्चर है, जैसे अगर ट्राइब्स की बात करते हैं तो वो अपने तरीके से अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, पहाड़ी लोग अपने तरीके से अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया की यही तो एक खासियत है कि विभिन्न कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। तो क्या कह रहा है कि उनके लिपि और संस्कृति को उस क्षेत्र में संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। जिस क्षेत्र में भी वो हैं, उस क्षेत्र में वो संरक्षित कर सकते हैं। वहां पे कोई बाहरी जाके ये थोप नहीं सकता कि भाई तुम ये चीज तो नहीं, यहाँ पे अपने क्षेत्र में ये चीज नहीं कर सकते हो। जो ट्राइब्स हैं अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब यही आर्टिकल आगे क्या कहता है? किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या उसमें जातिगत भाषा या उनमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा रख रखाव में किए गए, राज्य द्वारा मतलब वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। सिंपल सी भाषा में ये समझो, ये जो कह रहा है इट्स फर्दर सेज कि इसी में आगे कहा गया है कि किसी भी सिटीजन को जो राज्य सरकार द्वारा संचालित बॉडी है या इंस्टीट्यूट है, उसमें हर सिटीजन को उस एडमिशन मिलेगा, हर नागरिक को एडमिशन मिलेगा। उसके रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका रेस क्या है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं आने वाली है। वहां पे सब इक्वल है। आर्टिकल 15A क्या कहता है? नेक्स्ट वन देखो, अभी तक हमने पढ़ा कौन कौन से आर्टिकल, अभी तक हमने पढ़ा 21 आर्टिकल ए जो कहता है कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 350A, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बच्चों को उसके मदर टंग में, उसके मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। कौन से लेवल तक? प्राइमरी लेवल तक। कौन से लेवल तक में दी जाए? प्राइमरी लेवल तक में दी जाए। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30 क्या कह रहा है कि माइनॉरिटीज के कल्चरल और एजुकेशनल राइट को संरक्षित की जाए। माइनॉरिटीज के, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है। माइनॉरिटीज को उसके कल्चरल और एजुकेशनल बैकग्राउंड को संरक्षित की जाए। फिर हमने पढ़ा इसी में 29(1). आर्टिकल 29(1) क्या कह रहा है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं उनमें उनके कल्चरल को, वो अपने कल्चर और टेरिटरी के लैंग्वेज को तो संभाल के रखे, विरासत को तो संभाल के रखे, लेकिन ये कहीं भी इंडिया में कहीं भी जो कि स्टेट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा शासित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो एडमिशन ले सकते हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यही इंडिया की खूबसूरती है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15(1) में क्या कहा गया है? पहले हम
किताबी भाषा पढ़ लें। और आर्टिकल 51 of the Constitution says that states shall not discriminate against any citizen on ground of any religion, race, caste, sex, place of birth of or any of them. It further states that no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subjected to any disabilities, liabilities, restrictions or conditions with regard to access use of public place। ये कौन कह रहा है? पहला यहाँ तक तो इसने कहा 51A में, और 51 सेकंड में क्या कह रहा है कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक प्लेस पे। सिंपल सी अगर भाषा में हम समझते हैं तो कह रहा है किसी भी ये आर्टिकल जो 51A है, 1 है, 51 सॉरी 15(1) है, 15(1) जो है वो कह रहा है कि किसी भी राज्य में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से संबंधित किसी के भी आधार पर कोई भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा किसी भी अदर स्टेट के। यानी कि अगर मेरा जन्म पंजाब में हुआ है तो मैं आके दिल्ली में बस सकती हूँ। मेरा जन्म अगर पंजाब में हुआ है तो अब तो जम्मू कश्मीर में भी 370 हटने के बाद हम जाके रह सकते हैं। पहले वहां पे ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम किसी भी स्टेट में जाके जॉब ले सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जगह के हैं, ये इंडिया में कोई मैटर नहीं रखता। हाँ, किसी अदर कंट्री के हैं तो जरूर मैटर रखता है, लेकिन जो हमारे इंडियंस के लिए, जो भारतीय के लिए रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है, वो 15(1) ये कह रहा है। इसी का जो दूसरा कह रहा है, यानी अनुच्छेद 15(2) में जो कहा गया है, कोई भी उसमें क्या कह रहा है, कहा गया नो सिटीजन शैल, यानी कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के भी आधार पर सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और उपयोग से संबंधित किसी भी चीज में विकलांगता या प्रतिबंध या शर्त में के अधीन नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 15(2). अब कह रहा है आर्टिकल 16(1) में, आर्टिकल 16(1) क्या कह रहा है? provides that there shall be equal of opportunity for all citizens in matter related no employment or appointment to any office under the state. No citizen shall no ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be innegligible for or discriminate against the respect of any employment or office under the state। यानी कि आर्टिकल 16(1) और 16(2) में, ये सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो कि ये कहा गया है कि किसी भी कार्य में काम करने, किसी भी कार्यालय में रोजगार अगर है, किसी भी कार्यालय में अगर वर्क अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि आप इस धर्म के हैं, आप इस कल्चरल से हैं, आपका लिंग ये है, आप मतलब आप फीमेल है, आप मेल है, आपके वंश, आपका जन्म स्थान यहाँ पे है, इस पे कोई भी मैटर नहीं रखता। मैटर क्या करता है? आपका काबिलियत, आपकी कैलिबर। यानी कि कोई भी जाति, किसी भी आधार पे आप किसी वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर द सिटीजन। अब देखो, हमें हमारी जो बेसिक रूल्स है, बेसिक हमारी अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, वो है, वो तो हमें पता है, लेकिन हमारे कुछ अपने ड्यूटीज भी हैं। भारत में मौलिक अधिकार सबको याद रहता है, लेकिन जो मौलिक ड्यूटीज है, यानी कि बेसिक ड्यूटीज हैं, वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा हम, और वो ड्यूटीज हमें किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में हमें उद्धृत की गई है हमारे लिए। तो वो है 51A। आर्टिकल 51A में हमारे मौलिक अधिकार नहीं, हमारे मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, हमारे मौलिक ड्यूटीज को बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 51A में क्या बताया गया है कि हमारे कर्तव्य कौन कौन से, हमारे मौलिक बेसिक कर्तव्य कौन कौन से हैं अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, अपने देश के कल्चरल, एजुकेशनल धरोहर के प्रति कौन कौन से हमारे ड्यूटीज हैं। ये कौन बताता है? ये किसमें उद्धृत है? तो ये उद्धृत है आर्टिकल 51A में। इसमें
कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं? हम सबको पता है कि हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे, बीच में संपत्ति का अधिकार हट गया तो 6 हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे मौलिक ड्यूटीज कितने हैं? कोई भी अगर याद किया हो कि हमारे मौलिक ड्यूटीज कितने हैं? मौलिक अधिकार तो हमें पता है कि हमें राइट टू एजुकेशन, हमारे पास ये भी है, हमारे पास आरटीआई करने के लिए बहुत सारे राइट टू इंफॉर्मेशन का भी हम जान सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि हमें जानना है, लेकिन हमें क्या करना है अपने देश के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटीज क्या है? किसी को पता है कि कितने हैं हमारे मौलिक ड्यूटीज? हमारे मौलिक ड्यूटीज हैं 11। कितने हैं? 11 मौलिक ड्यूटीज हैं। 17 दिख रहा है, रुक जाओ। कितने हमारे मौलिक ड्यूटीज? हमारे मौलिक ड्यूटीज है 11। The Constitution of India also prescribes duties for citizen. One of duties, as mentioned in Article 91A, says that it shall duty of every citizen to promote harmony and spirit of common ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी कुछ मौलिक ड्यूटीज है। कितने मौलिक ड्यूटीज हैं? उसमें से एक मौलिक ड्यूटीज यहाँ पे आर्टिकल 51A में बताया गया है। वो क्या है कि हम भाईचारे, सद्भावना और समान भावना यानी हार्मनी, यानी प्रमोट हार्मनी, यानी कि हम सद्भाव, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड यानी समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। हम भाईचारा में बिलीव करें, हम ब्रदरहुड में बिलीव करें। हम किस में बिलीव करें? ब्रदरहुड में। जो आजकल नू हिंसा हो रही है, जो आजकल यूपी में या कहीं भी, मैं किसी भी स्टेट को, बिहार में भी कुछ दिन पहले हुआ था, ये हिंसा की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हम एक साथ रहें, एक साथ बढ़े और एक साथ देश को, हम विकसित हो तो देश भी डेवलप करेगा। हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा के नारा के साथ चले और अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करते जाए। कौन से आर्टिकल में हमें बताया गया है? हमें आर्टिकल 51A में बताया गया है। आप में से कोई कमेंट करके बताना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितने हैं? हाउ मेनी आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ये बताना। अब हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है। एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या है वो हमने अभी पढ़ा। इस इंक्लूसिव एजुकेशन का अगर टर्म किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता दूं, समावेशी शिक्षा इसको कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक हॉल में हर तरीके के, हर तबके के, हर जगह के, हर कल्चरल बैकग्राउंड से, हर सोशल बैकग्राउंड से, हर ट्राइब से, चाहे वो किसी डिसेबिलिटीज के साथ हो, एजुकेशन सारे एक साथ समाहित होके करे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है, कोई बच्चा हेयरिंग इम्पार्टमेंट के साथ है तो वो नॉर्मल क्लासरूम में नहीं बैठे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब रूल्स में जो बदलाव आए हैं उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कि समावेशी शिक्षा यानी कि सबके साथ शिक्षा पे जोर दिया गया है। इसी के अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स, कुछ कमीशंस हैं, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ पॉलिसीज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं और कब कब इसको कब कब रूल्स, मतलब इसको ऑन एयर किया गया है, या आप इसको कह सकते हो कब से ये शुरू हुआ है, कब ये बना है, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इस कड़ी में जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि NPE 1986 टू 1992, इसमें क्या क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमें जानना, ये हम आगे देखेंगे। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति इसको कहते हैं। NPE क्या? NPE 1986 के नाम से हम इसको जानते हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति क्या है? द इम्पोर्टेंट फोकस ऑन एजुकेशनल डेवलप, इस नीति में यानी NPE 1986 में किस पे ज्यादा फोकस किया गया था? तो इस पे फोकस किया गया था SC और ST के
डेवलप एजुकेशनल डेवलपमेंट पे। यानी कि 19 अगर सिंपल से उसमें की क्वेश्चन आ जाए कि कौन से एजुकेशनल पॉलिसी में SC ST को के एजुकेशन पे के डेवलपमेंट पे को बढ़ावा दिया गया है, या SC ST के एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ध्यान दिया गया है, तो 1986 का है यह। इट वाज इन्वेस्टिगेट टोटल एनरोलमेंट एंड reattention of SC ST children in the age group of 6 to 11, 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के इनरोलमेंट पे ध्यान दिया गया इस एक्ट में। यानी कि वो कौन से क्लास में होंगे, अरे भाई तुम कहाँ से, 1 मिनट बच्चों, हाँ, वो कौन सी क्लास में होंगे, वो 1 से 5 क्लास तक होंगे। टू बी अचीव्ड बाई 90, कब तक अचीव्ड हो जाना चाहिए था ये गोल, 1990 तक। कब बना था, 1986, 1900 मतलब 86, 86 बोलते हैं, 1986 से 1992 में बना। कब अचीव हो जाना चाहिए था, 1990 में अचीव हो जाना चाहिए था। लेकिन दुख की बात ये है कि ये आज तक भी अचीव नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से 2023 में भी अचीव नहीं हुआ है। देखो कितने साल हो गए, अभी भी इनरोलमेंट जो है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैं कास्ट वाइज नहीं कहूंगी, अब मैं रीजन वाइज कहूंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इनरोलमेंट नहीं पा पाते हैं स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बाद भी वो अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं। ठीक है। NPE 1986 states that some minorities groups are educationally deprived or backward. Greater attention will be paid to the education of these groups in the interest of equality and social justice. This will naturally include the constitutional grantees given to them to establish administer their own educational institute and protection to their language and culture. Simultaneously, objectivity will be reflected in the preparation of textbook and it all school activities, and all possible measure will be taken to promote an integration based on the appreciation of common national goals and ideas in comfortably with the core curriculum। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एनईपी 1986 में कहा गया कि एनईपी 1986 में यह कहा गया कि कुछ अल्पसंख्यक है, सब माइनॉरिटीज ग्रुप, कुछ अल्पसंख्यक ग्रुप जो है वो शैक्षिक रूप से, एजुकेशनल रूप से वंचित हैं या पिछड़े हुए हैं। समानता और सामाजिक न्याय के हित में इन समूहों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया है। इनमें स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, ये अपनी स्थापना खुद कर लें, स्थापना और प्रशासन, उनकी भाषाओं, उनकी सांस्कृतिक संरक्षण देने के लिए कहा गया है। और उसमें संवैधानिक गारंटी भी शामिल होगा कि वहां पे आप कोई बाहरी तत्व उसको आके उस पे आके कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर सकता। ये इसके साथ ही अपने पाठ्य पुस्तक की भी तैयारी कर सकते हैं। सभी स्कूल की गतिविधियों निष्पक्षता से परिलक्षित होगी, यानी संचालित होगी, और मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्य जो NCERT देता है उस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के में सहयोग करेंगे। ये कौन कह रहा है, ये NEP 1986 कह रहा है। अब हमें समझने की सिंपल सी भाषा में, अब इतनी सारी चीजें तो हम रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते, समझ सकते हैं, हाँ समझ तो सकते हैं। हमें मोटा मोटी ये जानने की जरूरत है कि NPE 1986 में किस पे जोर दिया गया है, SC ST के एजुकेशनल बैकग्राउंड पे जोर दिया गया है। सिंपल सी भाषा में ये जितनी राम कहानी है, जितनी कहानी है, इतनी कहानी को ये समझ लो कि एजुकेशन फॉर ST SC या एनरोलमेंट फॉर SC ST इन 1986 NPE। हर पॉलिसी का कोई ना कोई एक प्रॉपर मोटो होता है। तो इस पॉलिसी का मोटो क्या है, इस पॉलिसी का मोटो है SC ST के बच्चों को, SC ST के एजुकेशन पे ध्यान दी जाए।
आगे कहता है ये चीज, एनपीई 1986 states that wherever possible education of children with locomotor handicaps and other mild handicaps will be common with that of others. The children with severe handicap and propose to be enrolled in the specific school with the hostel or direct handicap quarters. कह रहा है कि इसमें ये भी बताया गया है, इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि जो माइनर हैंडीकैप है, यानी कि मतलब मान लो कि सिर्फ हाथ लोकोमोटर हाथ, एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक पैर काम नहीं कर रहा, या वो हल्के मतलब लाइट विजन है उनकी, देखने की बहुत अच्छी विजन नहीं है, लो विजन है, तो इन सब चीजों को वो नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे सीवियर हैंडीकैप हैं, यानी बिल्कुल ही नहीं देख सकते, बिल्कुल ही नहीं चल सकते, पैर ही नहीं है दोनों, हाथ ही नहीं है दोनों, इन सब चीजों के लिए, इन सब बच्चों के लिए कहाँ क्या करने की जरूरत है, स्पेशल स्कूल को स्थापित करने की जरूरत है। हॉस्टल, उस स्कूल में हॉस्टल भी हो, या हैंडीकैप क्वार्टर हेडक्वार्टर्स भी हो, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनके रहने की जगह हो। Appropriate arrangement for preschool preparation for the handicapped children and vocational preparation in common with others as well as in the special vocational center have also been investigated. अब फिर से हम इसको समराइज करते हैं कि एनईपी 1986 में, एनपीई 1986 में क्या क्या कहा गया, एस सी एस टी के एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ध्यान दिया गया, एजुकेशन पे ध्यान जोर दिया गया। माइनर हैंडीकैप के लिए नॉर्मल स्कूल हो, माइनर हैंडीकैप के लिए कौन सा स्कूल हो, कहा कि भाई नॉर्मल स्कूल है, माइल्ड हैंडीकैप जो है उनके लिए नॉर्मल स्कूल हो, और जो मेजर हैंड सीवियर हैंडीकैप्स हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल की अरेंजमेंट की गई। आई होप कि अब तक आप लोगों को समझ में आ गया है। Some of provision which were proposed were provision of aids and appliance in the area of covered adequate provision of the payment of transportation allowance 50 per month, provision of capital cost of the purchase of school rickshaw in the rural area, and an institute which has at least 10 handicapped children, removal of articulate क्या भाई artic अरे भाई क्या है इसको जल्दी, removal of the architectural barrier in the school building where at least 10 handicapped children are enrolled। जैसे मान लो स्कूल में आप स्टेप वाइज स्टेप चलते हो, उसका जो स्टेयर्स है वो ऐसे बना हुआ है, अब इसमें हैंडीकैप बच्चा कैसे चलेगा, मान लो वो चल नहीं सकता, तो इस पे कैसे जाएगा, या ब्लाइंड है तो वो कैसे जा सकता है इस पे, तो इसके लिए क्या रैंप की जरूरत होती है, जिससे जैसे ढलान से ऊपर बच्चे जा सके। तो कितने बच्चे हो, 10 बच्चे अगर होते हैं ऐसे उस स्कूल में, तो वहां पे उसके आर्किटेक्चरल बैरियर वहां पे नहीं होनी चाहिए, उसके बनावट में हैंडीकैप्ड के लिए भी रास्ता हो, उस पे रैंप बना हो, स्कूल में जाने के लिए प्रॉपर हवादार हो, पहुंचने के लिए, जाने के लिए लिफ्ट हो, जो भी है वहां पे वो सुविधा मौजूद हो। सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट एज गिवन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। Attention and attention intense incentive likes other special group like girls and ST children, इनको attendance incentives दी जाए। Agreements for the preparation pre-preparation of those children of early childhood center of education in the school, provision of admission of children older than the eligibility of 8 to 9 years instead of 6 years. It is essential in the transitional phase of the provision extend preparation for the schooling also necessitates this provision। आई होप कि एनपीई 1986 को आप अच्छे से समझ गए होंगे
किसके किसके ऊपर बात कर रहा है? ये कह रहा है कि हम SC ST के एजुकेशन को बढ़ावा दें। ये भी कह रहा है, हाँ जी, तो SC ST के एजुकेशन पे इन्होंने वर्क किया। फिर जो NEP ना NP 1986 है, ये कह रहा है कि हैंडीकैप बच्चों को, माइनर हैंडीकैप है यानी माइल्ड हैंडीकैप है, तो उनको आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हो। और उस स्कूल में अगर एक स्कूल में अगर 10 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट, उनके उनके आर्किटेक्चर यानी उनकी बिल्डिंग्स में ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट हो कि उन बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत फेस ना करना पड़े। ये भी कह रहा है कि अगर बच्चा माइनर माइनर ग्रुप में है, अगर बच्चा माइनर ग्रुप में है, मतलब अगर बच्चा हैंडीकैप है माइनर, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि 6 साल ही कंपलसरी है, वो 8 to 9 years से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले वाले उस पे जाते हैं, रिहैबिटेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। रिहैबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 क्या कह रहा है? रिहैबिटेशन का मतलब आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसमें पुनर्वास, भारतीय जो इंडिया का भारतीय पुनर्वास अधिनियम है यानी कि RCI इसको अगर शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो ये क्या कहा जाएगा? RCI 1992। RCI 1992 क्या कह रहा है? ये कह रहा है the RCI was set up in 1986 as a registered society which became a statutory body on June 22, 1993. The RCI was further amendment in 2000 by the parliament to make the border more the best. अब समझने की बात ये है कि आरसी मतलब समझने की बात ये है कि सिक्योरिटी बॉडी क्या होता है। अगर सिक्योरिटी बॉडी पे बात करते हो तो जो बॉडी ऑटोनॉमस हो यानी जो बॉडी अपना काम खुद से देखे, यानी उसके लिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा हो या गवर्नमेंट उसको देख रहा हो। वो अपने आप जो 86 में बना था, जो 86 में 1986 में ये सोसाइटी बनी थी, वो 93 में क्या हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि द RCI एक्ट वाज फर्दर अमेंडमेंट इन 2000 बाय द पार्लियामेंट टू मेक इट ब्रॉडर मोर बेस्ड। ठीक है, द मेन प्रिंसिपल वेयर जो इसमें RCI में जो मेन प्रिंसिपल था या मुख्य जो इसका सिद्धांत था वो क्या था? ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण और उसकी नीतियां, टू स्टैंडर्डाइज द ट्रेनिंग फोकस्ड फॉर प्रोफेशनल डीलिंग विद द person with disabilities and also be recognized institution organization universities running master degree। ठीक है, बैचलर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। 1 मिनट जस्ट। हाँ जी, तो ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के ऊपर काम करता है विकलांग व्यक्तियों के लिए, टू स्टैंडर्डाइज द ट्रेनिंग कोर्स ऑफ प्रोफेशनल डीलिंग विद द पर्सन with disabilities and also recognize institution organization universities running master degree। तो जो विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए वो उनके पुनर्वास यानी उनको फिर से उनको काम पे लाने के लिए मास्टर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में उनको फिर से लाइन अप करने की जरूरत है इस एक्ट के अनुसार। द ग्रांट रिकॉग्निशन टू द इंस्टीट्यूशन रनिंग दिस ट्रेनिंग कोर्स, जो इसकी इस प्रशिक्षण को चलाने वाली, पाठ्यक्रम को चलाने वाली जो संस्था है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो। पुनर्वास जो टू ग्रांट कहाँ गया भाई? टू मेंटेन द सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ द रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, to maintain central rehabilitational center register of the rehabilitation professionals, जो पेशेवर हैं यानी प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा इस केंद्र को पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना। ठीक है, प्रमोट रिसर्च इन रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, रिसर्च को भी इसमें प्रमोट करने की जरूरत है।
अच्छा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, याद आ गया, रिहैबिटेशन में क्या कह रहा है कि रिहैबिटेशन में जो भी अब मान लो कि आप काम कर रहे हो अभी, या आप अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आपने 10वीं तक तो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाई कर ली, उसके बाद कुछ मिस हैपनिंग ऐसे हो जाते हैं जिससे कि कोई एक डिसेबल, कुछ डिसेबल हो गया, तो उसमें क्या रिहैबिटेशनल जो सेंटर है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, वो आपकी हेल्प करता है। ये आरसीआई जो है ये आपकी हेल्प करता है। ये इसमें मेन ये बताया गया है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिहैबिटेशन एक्ट जो है 1992 और 95 का जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, ये एक ही है। नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। अब देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, क्वेश्चन सीधे ऐसे ही बन सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब, कौन से साल में आया था, तो 1995। ठीक है, ऑप्शन 1992 भी दे सकता है, 1986 भी दे सकता है, तो आपको याद रखना 1995। The ensure full participation of person with disabilities Act of Person with Disabilities Equal Opportunity Full Participation and Protection of Right Act 1995 was made the Person with Disabilities Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participations Act 1995 came into force on 1995 में एक्ट बना, और कब से लागू हुआ, 7 फरवरी 1986 से लागू हुआ। 7 categories of disabilities are covered in the legislation, namely blind, जो 7 तरीके की कैटेगरी जो इसमें कैसे कौन कौन से पर्सन डिसेबल हो सकते हैं या डिसेबिलिटीज कैटेगरी में आते हैं, तो कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है हमारे लिए कि आप इसमें से अगर कोई किसी भी तरीके से फेस करते हो तो आप इस एक्ट के अंतर्गत लाभ पा सकते हो। कौन कौन सा, ब्लाइंडनेस, लो विजन यानी अंधापन या कम दिखने वाला, लेपर्सी कॉर्ड यानी कुष्ठ रोग, हेयरिंग इम्पार्टमेंट सुनने में जिसको दिक्कत हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर का मतलब होता है जैसे मैं लिख रही हूँ तो लोकोमोटर यानी आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को लोकोमोटर कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। तो अब फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हो या डिसेबल हो। मेंटल रिटार्डेशन जो है हार्श शब्द हो गया, इसको थोड़ा सा इन्होंने और माइल्ड आगे जाके बना दिया है, जो 2016 के एक्ट में दिखता है। आगे हम पढ़ेंगे मेंटल इलनेस, ये जो 7 तरीके की देखो, 1 ब्लाइंडनेस, 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 तरीके की जो डिसेबिलिटीज है इस एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं। द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट को, हाँ शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था, 1995 को। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 रिक्वायर द ट्राई, जस्ट अ मिनट, required the trial of government, namely the central state and union territory, or ensure that all children with disabilities have access to free and opportunity एजुकेशनल until the age of 18 years। यहाँ पे जो कह रहा है, हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का देखा था 6 to 14, ये देखा था ना। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए इसमें हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए कि जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम है उसके तहत केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को आवश्यकता होती है कि यह सुनिश्चित की जा सके कि 18 साल तक के बच्चों तक की आयु में सभी विकलांग बच्चों को मुफ्त और उचित शिक्षा प्रदान की जाए। अगर आप नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं तो 6 से 14 साल की शिक्षा आपकी फ्री होगी, लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कितने साल तक की शिक्षा फ्री मिलेगी, 18 साल तक की शिक्षा फ्री मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, आपके राज्य सरकार से मिलेगी, आपकी जो यूनियन टेरिटरी सरकार है वहां से मिलेगी, या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। It had several notable recommendation, namely इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आए, जैसे कि देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज,
अगर प्रिवेंट हो सकता है, पहले ही डिटेक्ट हो सकता है, तो ये कर सकते हैं। सर्वेज, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च शैल बी कंडक्टेड टू ascertain ascertain that cause of occurrence of disabilities. All the children shall be screened once in a year of the identify at risk case. Measure shall be taken and perinatal and postnatal care of the mother and child. इसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि कोई बच्चा हैंडीकैप नहीं हो पाए, कोई बच्चा कहीं से का मतलब उसको कोई विकलांग ना हो पाए, उसकी रोकथाम के लिए हमें शुरू में ही उसके विकलांगता की घटना के कारण को पता लगाना चाहिए। उस वो कैसे लगेगा, वो सर्वे करके आप देखो, ये गवर्नमेंट करवाएगी, आप अनुसंधान यानी रिसर्च करके देखोगे। मदर बच्चे की जब बच्चा जब जन्म ले रहा होता है, प्रीनेटल जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद में मदर और चाइल्ड की देखभाल हो ताकि विकलांगता होने से बचे। नॉर्मल बच्चे पैदा होने के बाद भी वो विकलांग हो सकते हैं लापरवाही की वजह से। तो इसमें इस प्रावधान में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में हमें बताया गया है कि सर्वे आप कर सकते हो। हमें सुझाया गया है कि सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च करके आप इन सब चीजों में रोकथाम, विकलांगता की रोकथाम कर सकते हो। एजुकेशन एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन रिमूवल ऑफ appropriate transportation, removal of architectural barriers, and restructuring of the modification in the examination system shall be ensured for the benefit of children with disabilities. Children with disabilities shall have the right to free books, scholarship, uniform, and their learning materials. Special school for children with disabilities shall be equipped with the vocational training facilities. Non-formal education shall be promoted for children with disabilities. Teacher training institutes shall be established to develop required staff, requisite staff. ये कह रहा है कि शिक्षा मतलब एजुकेशन कैसी होनी चाहिए विकलांग बच्चों के लिए। विकलांग बच्चों के देखभाल के लिए उचित अच्छे तरीके की ट्रांसपोर्टेशन हो, जो बच्चे की बैरियर्स है बिल्डिंग्स में, मतलब वो उस बिल्डिंग्स में आने जाने में, या जो भी बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स है, उसको खत्म किया जाए। उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को मॉडिफाई किया जाए। उसके लिए लर्निंग मटेरियल भी बच्चों की अकॉर्डिंग हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स हो, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिले उनको। स्कूल में जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी मस्ट रिक्वायर्ड हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, यानी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो कि इसी टाइम से इसी टाइम बच्चे की अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन हो। ये सारी चीजें सुझाव दिए गए इस रिकमेंडेशन में, इस एक्ट में। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट and other educational institute receiving grant for the government shall receive at least 3% seat of for people and with disabilities. क्या कह रहा है? गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल रिसीव at least 3% seat for the people with disabilities. गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने सारे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं या गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें कितने परसेंट सीट इनके लिए रिजर्व हो? एटलीस्ट मिनिमम 3% सीट रिजर्व हो डिसेबिलिटीज व्यक्ति के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए। डिसेबिलिटीज को मैं जो डिफाइन करती हूँ, ये नहीं कहती कि विकलांग है। मेरे डिफाइन करने का तरीका ये है कि डिफरेंटली, ये भी एबल है, डिफरेंटली एबल, ये है, दिस हैव एबल बट डिफरेंट, not as we can do. They can do differently. They can do more efficiently. No employee can be sacked or demoted in the they become disabled during service, although they can be moved to the other post with the same pay and same condition. ये disabilities एक ये भी कह रहा है, जैसे मान लो मैं अभी किसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और अभी तक मैं फिट एंड फाइन हूँ, बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे कुछ हो जाता है इन ड्यूरिंग द सर्विस,
एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया जिससे मैं डिसेबल हो गई, देख नहीं सकती, चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो क्या मुझे इस लेक्चर की जॉब से निकाल दिया जाएगा? नहीं। गवर्नमेंट ये कहता है कि कोई डिमोशन नहीं होगा, कोई डिमोटेड नहीं होगा, मुझे सेम पे के साथ सेम कंडीशन, जो मेरी अभी कंडीशन है, जो मेरी अभी सैलरी है, उसके साथ जो मुझे फ्यूचर में और बेनिफिट मिलने वाला था, यानी जब मैं प्रमोट होने वाली थी, वो प्रमोशन भी मिलेगा सेम कंडीशन में। और यहाँ पे शर्त ये भी रहेगी कि मैं अगर काम करने के सिचुएशन में हूँ तभी काम कर पाऊंगी। नो प्रमोशन कैन बी डिनाइड बिकॉज ऑफ द इम्पार्टमेंट। कोई मतलब आप प्रमोशन डिनाई नहीं कर सकते उस इम्पार्टमेंट की वजह से कि मुझे, मैं आफ्टर जॉब में यानी ड्यूरिंग जॉब मुझे, मैं हैंडीकैप्ड हो गई, मैं ब्लाइंड हो गई, मैं मेरी हियरिंग, मैं सुनने की शक्ति खो गई, तो इसमें मेरे लिए सब सेम चीज रहेगा, मेरे प्रोफेशनली प्रोफेशन पे कोई भी असर नहीं होगा। Public building, rail compartments, buses, ship and aircrafts will be designed to give easy access to disabled people. ये जितने सारे बिल्डिंग है, जो पब्लिक बिल्डिंग है, रेल कंपार्टमेंट है, बसेज है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, जो भी है, ये कैसे डिजाइन किया जाए? डिसेबल पर्सन के अकॉर्डिंग भी डिजाइन किया जाए। आजकल आप दिल्ली में बस में देखते होगे, पहले सिर्फ स्टेयर्स होते थे जाने के लिए, लेकिन अब एक रैंप खुल जाता है, और रैंप के नीचे वहां पे चेयर भी, बकायदा चेयर भी होते हैं कि अगर आप डिसेबल हो तो आप उस चेयर पे बैठ के, आपको बस कंडक्टर अंदर जाके छोड़ देगा। इन ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड वेटिंग रूम द टॉयलेट शैल बी व्हील चेयर एक्सेसिबल। ठीक है, ये अब दिल्ली में देखने को मिलने लगा है। Braille and sound symbols are also be provided in all elevator, lifts and all the places public utility shall be made barrier free for providing ramps। ठीक है, ये डिसेबल पर्सन के लिए इस एक्ट में रिकमेंडेशन दिया गया है। In case of violation of the right as prescribed in the act, in this act, people with disabilities can report the matter of the chief commissioner or for person with disabilities in the center of commissioner for person with disabilities in state। अगर इनके साथ कुछ भी वायलेंस होता है तो ये डायरेक्ट चीफ कमीशन ऑफ डिसेबिलिटीज ऑफ इन द सेंटर में जा सकते हैं, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द स्टेट चीफ कमीशन के पास जा सकते हैं, कमिश्नर के पास जा सकते हैं। ये तो बात हो गई ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की। इसमें मोटा मोटी हमें याद रखना है कि 7 तरीके का 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि 3% गवर्नमेंट में सीट भी इनको अलॉटेड है। अगर कोई काम के दौरान डिसेबल होता है तो उसके लिए उसके करियर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर पीडब्ल्यूडी 2006। अब एनपी फॉर पीडब्ल्यूडी, एनपीपीडब्ल्यूडी कह सकते हो। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन February 2006, which deals with physical, educational, economic rehabilitation of the person with disabilities. The policy focused upon rehabilitation of women, children with disabilities, barrier-free environment, social society, security, research, etc. According to the policy, rehabilitation measure can be classified into 3 groups। देखो अभी तक जो हमने देखा, इसमें सिर्फ जो सीवियर था उसमें देखा, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था। अब इसमें इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा? फिजिकल रिहेबिलिटेशन विद द इंक्लूड अर्ली डिडक्शन एंड इंटरवेंशन, काउंसलिंग, मेडिकल interventions and provisions of aids appliance। It will be also include the development of rehabilitation professionals। ठीक है, ये फिजिकल में आता है। एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन फॉर द डिग्निफाइड लाइफ इन द सोसाइटी। एजुकेशनल पे भी दे रखा है, इकोनॉमिक पे भी, और फिजिकल बैरियर पे भी। ये तीनों पीडब्ल्यूडी एक्ट 2006 में आया है।
पीडब्ल्यूडी एक्ट के लिए नेशनल पॉलिसी जो आया है, कब आया है? 2006 में आया है। It also It also notes that different ministers like Minister of Home Affairs, Health and Family Welfare, Rurals Development, Urban Development, Youth Affairs, Sports, Railway, Science and Technology, Statistics and Program, Implementation, Labor, Panchayati Raj, प्लान ढिमकाना बहुत सारा आगे, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, पब्लिक enterprises, revenue, women's, इतने सारे हैं। ट्रेनिंग विल बी सेटअप नेसेसरी मैकेनिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने सारे जो आप जितने सारे हैं, गृह मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, जो भी है पढ़ लेना, बहुत सारे ये इस कार्य को ऑन एयर यानी कि कार्य को ऑन द ग्राउंड पे लाने के लिए, इस पॉलिसी को ग्राउंड पे लाने के लिए जो जरूरी सेटअप है, जरूरी ट्रेनिंग है, वो प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू। अभी और भी जो 2001 2009 है, 2016 है, इन सब पे बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी 50 मिनट प्लस हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये जितने सारे हमने पॉलिसीज अभी तक पढ़े, 1986 का जो पढ़ा हमने, 1992 का जो पढ़ा हमने, 1995 का जो पढ़ा हमने, ठीक है, और 2006 का जो पढ़ा हमने, आपको याद हो गया होगा। एक बार इसको समराइज जरूर कर लेना अपनी लैंग्वेज में। मैं ये फिर से कहूंगी कि जो भी आप पढ़ते हो उसको एक बार समराइज जरूर कर लिया करो अपने लैंग्वेज में, नोट बना लिया करो, पॉइंटर लिख लिया करो कि आपने क्या क्या पढ़ा इसमें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके करियर को, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने इसी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें।